है ना। ओवरऑल जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, कन्वर्जेंस की बात कर रही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके आना है ताकि ग्रोथ हो सके। तो इसीलिए जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम कोशिश क्या जी की जा रही है, जैसे रोड है, ठीक है ना, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स हैं, हेलीपोर्ट्स, फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले एस्पेक्ट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर कनेक्टिविटी जब हम बात करते हैं, इंटरनेट है, 4G। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की बात इसमें की जा रही है। तो पीएम गति शक्ति स्कीम की अगर हम बात करते हैं, पहले है क्या, बुलाते क्या है, अगर कहें ना कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान विद, अब तो ये क्या कहेंगे, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग, जैसे इंडस्ट्री के कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सबको एक साथ लेके आना है। और जब जैसे नीति आयोग क्या कहता है, कन्वर्जेंस की बात करता है, सारे डिपार्टमेंट्स है उन सबको एक साथ लाने की बात, वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ अगर हम एम की बात करें, क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहेंगे, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है, जैसे हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं, कि किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए जो खर्चा हो रहा है, लॉजिस्टिक्स, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना है तो लॉजिस्टिक्स लगेंगे, कि कैसे मतलब एक जगह से उसको उठाना है, पहले पैक करो, फिर उसको गाड़ी में डालो, फिर उसके बाद गाड़ी ट्रांसपोर्ट करेगी, फिर दूसरी जगह निकालेंगे। तो ये जो कॉस्टिंग है ओवरऑल, इसको हम करना चाह रहे हैं और इसके लिए कन्वर्जेंस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या है, देखो एम रहेगा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना चाह रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ना, इसको जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे अगले 4 साल में हम फोकस कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, कि कन्वर्जेंस लाई जाए स्पेसिफिकली इन एस्पेक्ट्स में, ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वही जैसे हम बात कर रहे हैं। और जितनी भी स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स को इसमें कन्वर्ज कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी हम पॉइंट्स कहेंगे, जैसे देखो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 110 करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में था, इसको इसमें सबस्यूम कर दिया हुआ है। फिर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसको कट करने के लिए यहाँ पर स्कीम एम कर रही है कि ओवरऑल देखो इशू क्या आ रहा है, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, है ना, कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा, और इसमें भी जैसे लॉजिस्टिक्स, जब हमारे जैसे कंटेनर पोर्ट्स हैं, एक टाइम बहुत लगता है, जैसे एक शिप है उसको खाली करना है, फिर उसको दोबारा से भरना है, ओवरऑल इसमें भी हमारी टाइमिंग्स ज्यादा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि देखो जो हमारा ट्रेड है, स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रेड है, कहाँ से होता है, ज्यादातर है ना शिपिंग के थ्रू हो रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है हमारी, है ना, इसको स्पीड अप करना है, और ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम क्या है, कि जब शिप आया, खाली किया, दोबारा से भरा, भेज दिया, तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है पोर्ट्स का, ये हमने कम करना है। क्यों कर रहे हैं सब कुछ, ताकि हमारा ट्रेड इंप्रूव हो सके। तो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट से, सारे डिपार्टमेंट से, स्कीम्स है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, ताकि ट्रेड इंप्रूव हो। इसमें कंट्री तो एक क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट के साथ, दूसरा विद इन दी कंट्री हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है ना, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनको भी प्रॉपरली डेवलप करना है। इसके अलावा जैसे इंटरनेट है कंट्री के अंदर, इसको हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो 4G कनेक्टिविटी, इसको ओवरऑल इंडिया के अंदर इंप्रूव करेंगे। और कहां तक लानी है, हम चाह रहे हैं कि सारे गांव में 4G कनेक्टिविटी पहुंच जाए। इसमें 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क, एक इसको प्लान किया गया है। इसके अलावा जो हमारे टारगेट्स है, जैसे गवर्नमेंट के टारगेट्स ये 24-25 तक है, कि नेशनल हाईवे नेटवर्क है, इसको इंप्रूव करना है। क्योंकि देखो बाहर अगर ट्रेड करना है तो विद इन द कंट्री भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो और भी जो स्कीम्स है, भारत माला है, उसके एस्पेक्ट्स भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 लाख किलोमीटर रोड्स है, नेशनल हाईवे नेटवर्क है, इसको इंप्रूव करना है। 200 नए एयरपोर्ट्स है ना, आपके हेलीपोर्ट्स है, हेलीकॉप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर वाटर, यहाँ पर एरोडोम्स हैं, इनको इंप्रूव करने की बात इसके अंडर की जा रही है। फर्दर इसमें देखेंगे
जब हम बात करें इंटीग्रेटेड अप्रोच, इस जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे ना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जितनी भी रहेंगी, अलग अलग एस्पेक्ट्स, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश, नीति आयोग बात करता है ना कन्वर्जेंस, सबको साथ लाना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कन्वर्जेंस होगी। इससे फायदा क्या होगा? अभी तक हम जो इश्यूज देख रहे हैं, क्या इशू हो रहा है? डिसजॉइंटेड प्लानिंग। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, बट वो ये होता है कि कुछ कॉस्ट कटिंग कैसे की जा सकती है। और ये नहीं होता कि एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वापस खाली आ रही है। ठीक है, और वहीं दूसरे डिपार्टमेंट से उनकी भी एक गाड़ी जा रही है, वो वापस खाली आ रही है। तो आप कन्वर्ज कर सकते हो, या एक ही एरिया में अगर दोनों काम कर रहे हैं तो उसमें कन्वर्जेंस की जा सकती है, दोनों साथ में आ सकते हैं, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी जो प्लानिंग होती है वो हमारी डिसजॉइंटेड है, एक साथ नहीं हो रही है, और स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है। ठीक है, इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, तो हम चाह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन हो। इसके अलावा क्लियरेंस, इसमें भी इशू आता है, पहले एक डिपार्टमेंट के पास जाएगा, अगर वो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या होता है, पासिंग के टाइम पर वो टाइम लगे, क्योंकि वो उसको एक नई इशू की तरह देख रहा है, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखेगा। हम क्या चाह रहे हैं, अगर इनिशियल फेज से ही अगर साथ होंगे, तो अगर प्लानिंग प्रोसेस से साथ है तो फिर इजी रहता है, क्लियरेंसेस लेनी है, और इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज है जल्दी हो पाएगी। स्पेसिफिकली इसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है ना, एक गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा सब लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करने के लिए। इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको प्लान किया जा सकता है, फर्दर जैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, उसके लिए ऑनलाइन जो भी एस्पेक्ट्स रहते हैं वो इस यहाँ अवेलेबल कराए जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं आजकल, आईटी, इवन इसको वहां भी जोड़ा जा सकता है आईटी में ना, कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो यहाँ पर जैसे गति शक्ति डिजिटल प्रोग्राम को एक तो एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स है इनको जैसे प्लान करना, इनको इम्प्लीमेंट करना, और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्रीज के बीच में ऑनलाइन हो सकती है, ताकि रियल टाइम बेसिस पर इनकी आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो ये सब एस्पेक्ट्स है जो हम गति शक्ति के अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक अच्छा मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की। फायदे क्या होंगे इससे अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं? देखो, यहाँ पर जो स्कीम है ना, ये हमारे को एक मैपिंग की बात कर रहे हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे जो प्रपोज्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक जो भी चल रहे हैं, अब आप उनको ऑनलाइन देख रहे हो, तो उनकी प्रॉपर मैपिंग हो जाएगी कि क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और कैसे एक साथ आके इसको जल्दी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लैरिटी में कि कैसे अलग अलग रीजन्स जो भी होंगे, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल हब्स, हम बात कर रहे हैं ना कि अलग अलग जगह पर, और नए हब्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हर एक हब अलग अलग वहां के रिसोर्सेज, वहां पर क्या मिलता है ना, क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, कौन से रिसोर्सेज है, कितनी मैन पावर है, उसके बेसिस पर है। तो यहाँ उसकी लिंकेजेस की, जैसे इंडस्ट्रियल हब्स जो बन रहे हैं उनको लिंक करना, जब हम ये बात करते हैं ना कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये इशू है। क्योंकि ठीक है, बाहर से तो जा रही है, जैसे हम कहते हैं कि 4 लेन जा रहा है जी, है ना, तो एक मेन रोड तो जा रहा है, बट हम क्या चाह रहे हैं कि जहां पर एक्चुअल वो इंडस्ट्रीज है वहां तक उनको कनेक्टिविटी दी जाए। उससे क्या होगा, ओवरऑल क्या जो लॉजिस्टिक्स में टाइम खर्च होता है वो कम होगा, है ना। एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जहां पर जैसे मेन जगह है जहां सारा मटेरियल इकट्ठा होना है, तो वहां से गांव तक कनेक्ट करे और वहां से आगे कंज्यूमर तक कनेक्ट करे, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड। उसी तरीके से हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, विद इन द कंट्री जा रहे हैं, और फिर कंट्री से जो चीजें बाहर जा रही है उसमें इंप्रूवमेंट। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स है जिसपे हम काम करें। तो इसी के लिए एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी इसको बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर हम ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ओवरऑल जो हम स्कीम्स बोल रहे हैं जैसे मेक इन इंडिया ना, इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इन इन जनरल अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इंडिया का जो बिजनेस कैपिटल है पूरे वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं इंडिया को एक बिजनेस कैपिटल की तरह हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब ट्रेड जा रहा है, इंडियन ओशियन कितना इंपॉर्टेंट है, पाइवट टुवर्ड्स एशिया, अगर आप देखो यूएस क्यों कोशिश कर रहा है,
नेक्स्ट अब जो कहा जाता है ना कि अगली फाइट जो होनी है कहाँ के लिए होगी, है ना, इंडियन ओशियन, है ना, सब लोग है इंडियन ओशियन पे अपना कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि इस एरिया, और हम इस चीज को समझते हैं कि इंडिया को एक बिजनेस हब की तरह डेवलप किया जा सकता है। पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास, चीप लेबर है अभी, एजुकेटेड लोग हैं अभी, ठीक है, हाई पॉपुलेशन, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। और अभी भी हम मैन्युफैक्चरिंग लेड नहीं बन पाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बेसिकली स्कोप बहुत है। और मार्केट क्या अभी तक सबके पास मोबाइल फोन है? नहीं है। तो स्मार्टफोन, चलो मोबाइल हो जाएंगे, स्मार्टफोन तो नहीं है, बड़ा स्कोप है, ठीक है ना, कि सस्ते मोबाइल फोन बनाना। इसी तरीके से जैसे हमारी अभी आईटी की मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती इंडिया में, तो हम बहुत बड़ा हब बन सकते हैं। और इसके लिए वही ना, एक यहाँ हम गति शक्ति में क्या बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी चीज को स्टार्ट, जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए कहाँ फोकस करना पड़ता है? हैवी इंडस्ट्रीज पे। पहले तो लोहा होगा तब तो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने ट्रेड को इंप्रूव करना है और बेसिक, है ना, अगर बेसिकली कंट्री को अगर डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ हो गया कैसे, इससे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो नीड है ना, उसको पूरा किया जाएगा। अभी भी जब हम बात करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गैप है ना, एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम समझे, जैसे यहाँ अभी क्या, जैसे वाइड गैप है, जो मैक्रो प्लानिंग हम कर रहे हैं और देश के अंदर जो माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है? इशू कहाँ आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ पे नहीं कहते, हम एक बात कहते हैं कि टॉप डाउन प्लानिंग, ये टॉप डाउन अप्रोच है, ये क्यों है? टॉप डाउन क्यों हो रही है अप्रोच की? जो ऊपर है, हमने प्लान तो बड़ा सा बना दिया कि भाई भारतमाला पूरे भारत को कनेक्ट करेंगे, बट सच में जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आपने उसमें शेयर, मतलब जैसे इशू, जैसे हम कहें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना, डिपार्टमेंट्स आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वो चीज इंप्रूव हो सकती है। जैसे स्टडी की लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है हमारी, अभी भी 13% ऑफ द जीडीपी, और ये बहुत ज्यादा है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां पर कम है, इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है। इसको हम कम करने का एक मेन फोकस इस पे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हमारी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट्स की, है ना, ये इम्पैक्ट करती है। अगर हम समझे, जैसे चाइना है, आप उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट देखो, बहुत कम है। और एक्सपोर्ट लेड चाइना की ग्रोथ का एक मेन रीजन क्या रहा है? एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, ठीक है ना। चाइना प्रॉपर एक्सपोर्ट्स में रह पाई, और क्यों? हमने अपने लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप चाइना में देखो, है ना, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के भी कुछ वो रहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, एक्विजिशन क्विक है, फिर भी ओवरऑल तो अगर हम बात करें तो शेंजन जोन बना देते हैं, उसको डेवलप करने लग जाते हैं। तो इस वजह से उनका एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी स्ट्रांग रही है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, है ना, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जितनी भी, हम क्या चाहते हैं? हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। कहाँ से होगी? ठीक है ना। अगर हमारे देश में कोई डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिक उस पे, उसमें एक एनर्जी का एस्पेक्ट रहता है। जैसे आप यहाँ देखो, तो एक हम क्या बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इसमें भी एक फोकस जो मेन रहेगा, तो ये नेशनल, ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्यों काम कर रहे हैं? एनर्जी, है ना, इसमें ये कहा हुआ है, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें कि एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंट्री के अंदर, ताकि हमारे यहाँ पे पाइपलाइंस इंप्रूव कर सके ना, इस पे वर्क करेंगे। क्यों हमको पाइपलाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है? इससे क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑयल, नेचुरल गैस, है ना। हम ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स, क्योंकि हमारे विद इन इतनी नहीं डेवलपमेंट हो रही है ऑयल, और ऑयल मतलब इतना हम नहीं, मतलब बना इन द सेंस कि निकाल पाते। जैसे बॉम्बे हाई है, या ये क्या बोलते हैं, कितना ही हो रहा है, केजी बेसिन में कितना निकल रहा है, दिग्बोई है, कम है इंडिया में, है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेड इसी तो। और ऑयल से हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऑयल, नेचुरल गैस है, तापी पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान से लेके आएंगे, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने की बात करें, बट विद इन दी कंट्री भी हम चाह रहे हैं। इश्यूज क्या है जो हम इसमें देख रहे होते हैं, है ना। पहली बात जैसे लो क्रेडिट टेको, है ना, क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं, एक इनिशियली जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैंक्स चाहिए, है ना, जो लॉन्ग टर्म लोन्स दे पाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसको लाया गया है किस चीज के लिए, यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि इंडिया में एक बड़ा इशू है, पता तो लग जाता है एनपीए है, बट वो ये उस एनपीए को रिड्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या होगा कि जो बंदा पैसे नहीं दे रहा है, एनपीए हो चुका है, तो उससे क्विकली पैसा वापस निकाला जाए, जो वैसा वापस निकालना है, वो एस्पेक्ट्स इसके अंदर रहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे ₹2.4 लाख करोड़ रिकवरीज बैड लोन्स की करनी है, तो ये एक मेजर कंसर्न। हम बोल तो रहे, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला इशू कहाँ जाता है, पैसे का, और ये किसी की जेब में तो होता नहीं, लोन्स या तो आप बाहर से उठाओगे या विद इन द कंट्री उठाओगे, तो एक मेजर इशू अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें फर्दर जैसे हम डिमांड की बात करते हैं, एक इशू ये भी है, अगर हम इन जनरल मार्केट में अंडरस्टैंड करें तो क्या डिमांड इतनी स्ट्रांग है, डिमांड नहीं है। क्यों नहीं आ रही है डिमांड, ना कोविड, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिलहाल इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, वो इतने वैसे नहीं तो कि स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इसके अंदर। ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हम समझे, ये विद इन इंडिया है ही। अगर हम देखेंगे बिजनेस को इम्प्रूव करने में कुछ इंडिया में स्ट्रक्चरल इश्यूज आ ही रहे हैं, तो सबसे पहला लैंड एक्विजिशन डिले, ये होता है इन जनरल। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जब प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम तक लोनिंग वगैरह हुई भी होनी चाहिए। लोनिंग करने के बाद जब ये शुरू कर रहे होते हैं, इन चीजों में टाइम भी बहुत लग जाता है, लैंड एक्विजिशन है ना, लिटिगेशन बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का बहुत स्लो हो रहा है एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए वही होता है कि इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को एक्सिबिटाइट करना पड़ेगा। क्यों, जैसे हम देखते हैं अप्रूवल्स हैं, इसमें टाइम लगता है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस EIA, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर कोई इंडिविजुअल लिटिगेशन कर देगा, तो लिटिगेशन में डिले बहुत ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो डिले एक हमारा मेजर इशू रहेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए अगर हम देखें इसको, यस इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट है इंप्रूव करेगी। स्पेसिफिकली यहाँ पर फोकस्ड किस चीज पे हो रहा है, अगर हम देखें स्ट्रक्चरल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसर्न्स पे। तो जो भी हमारे ऐसा कहते हैं हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स जो है, उस पे एक फोकस्ड पर्सपेक्टिव है कि ताकि ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट से एक साथ आए, ग्रोथ हो, और जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और जब हम बात करें जैसे ना, इसीलिए इम्पेरेटिव है कि जितना भी इनिशिएटिव इसके अंदर करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसमें भी क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हमारा रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। इंडिया में यही इशू है ना, जब हम बात करते हैं क्या सिस्टम स्टेबल है ना, क्या वो, क्योंकि इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। वही होता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है, लोगों को खुश करने के लिए, पॉलिटिसाइजेशन के लिए हम बात करते हैं कि वो मतलब ये चीजें बैकफायर कर रही है। इसीलिए स्कीम लाई जा रही है PM गति शक्ति, क्या दिमाग में रखते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, जैसे ऐसा कहा जा रहा है ना। और देखो ये चीज आप यूज कर सकते हो ओवरऑल, कि जैसे हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग है तो हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप कर, उसी तरीके से अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देश की चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देश की चाहते हैं, तो क्या चीज सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मल्टी मॉडल अप्रोच एक ली जा रही है। ठीक है, इसलिए थीम इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं भी पूछा गया है तो आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नहीं जितने भी एस्पेक्ट्स है इस पे क्वेश्चन मतलब ये है एक मेजर थीम। ठीक है, या हम डेवलपमेंट इन इकोनॉमी कहते हैं, उसमें किस एस्पेक्ट पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है, या फिर कुछ एग्जांपल्स इसके यूज करके IT में डाले जा सकते हैं। ठीक है ना, ये डिजिटली इसको किया जा रहा है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जोड़े जा सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। देखो एक दो तीन चीजें होती है ना, एक होती है गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो अगर इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आता है, क्या वहां पर इसको यूज किया जा सकता है,
इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है ना, इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट्स में इसको यूज किया जा सकता है, या फिर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में, है ना, जब इन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स की जब हम बात करें तो वहां पर भी क्या हम बात कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया में इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, और इसको डेवलपमेंट करेंगे तो क्या, क्योंकि देखो ये हर चीज से जुड़ रहा है ना, ट्रेड से जुड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज उससे कनेक्ट होगा, ट्रेड है, टूरिज्म है ना, बेसिक जो प्राइसिंग है, इन्फ्लेशन से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हाई होने की वजह से देश में इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ा जा सकता है यूजेज।